वेलकम टू नजर आईएएस। आप सभी का स्वागत है नजर आईएएस में। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद की नींव यानी उदारवादी चरण का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो देखो, आपका जो मेंस का जो GS1 है, GS1 का सिलेबस, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है तो ये कवर करेगा। और PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे वो मैं आपको फैक्ट्स दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो आपकी रहने वाली है। चलिए, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, 50 मिनट की बन गई। मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं कम से कम समय में आपको समझा पाऊँ। अगर आप चाहोगे कि 50 मिनट वाली वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूँ तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं ये 15-20 मिनट में कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द बता दूँ ताकि आप बोर ना हो। क्योंकि मैं देखता हूँ रिटेंशन पावर बहुत कम हो गई है स्टूडेंट्स की, नहीं देख पाते हैं इतना लॉन्ग वीडियो। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको बहुत सारा एग्जाम ओरिएंटेड बता पाऊँ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हो, दो यहाँ पे जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, ये हैं दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। इन्होंने द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल का और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दी। आर्थिक राष्ट्रवाद को इन्होंने उजागर किया। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। भारतीय सेवक संघ की इन्होंने भी स्थापना भी की है। इंडियन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इन्होंने स्थापना की है। और इन्होंने बनारस जो अधिवेशन है कलकत्ता का, और बनारस अधिवेशन है कांग्रेस का, उसका अधिवेशन इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये उदारवादी नेता हैं। तो जितने भी उदारवादी नेता हैं उनकी लिस्ट बना लेना। PT में फैक्ट वाइज पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट, 1885 का परिदृश्य सशस्त्र संघर्ष से संवैधानिक आंदोलन तक, यानी यहाँ पे इस बात पे चर्चा की गई है कि जो 1857 हुआ था ना, तो एक सैनिक विद्रोह था और एक हितवादी विद्रोह कह लो। और विभिन्न विद्वानों ने अपने कुछ कथन उस पर व्यक्त किए हैं कि 1857 के विद्रोह एक्चुअली में क्या था, कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा, किसने इसको आंदोलन कहा, किसने हितवादी आंदोलन का, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये विफल हो गया, असफल हो गया। तो इसके बाद भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन का प्रतिकार संगठित राजनीति और संवैधानिक माध्यमों से ही संभव है। तो ये जो भारतीय बुद्धिजीवी थे उस समय औपनिवेशिक शासन के दौरान, तो वो क्या चाह रहे थे कि अगर हमें ब्रिटिश शासन का प्रतिकार करना है, विरोध करना है, या उसमें अपने स्वराज को प्राप्त करना है, तो संगठित राजनीति की हमें ज़्यादा जरूरत है। वो संवैधानिक माध्यमों से ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये भारतीय राष्ट्रवाद की शस्यवस्था थी, ये याद रखना। ये शिशुवस्था थी, शस्यवस्था थी, यानी ये प्रथम चरण है। ये कैसा चरण है? ये चरण प्रथम है। तो चरण प्रथम में हम उदारवादी नेताओं द्वारा क्या क्या उन्होंने कोशिशें की, क्या क्या योगदान दिए और उसका परिणाम क्या निकला, यही इसमें हम पढ़ेंगे। उदारवादी प्रारंभिक राष्ट्रवादी ने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक और राजनीतिक संरचना का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। हालांकि बाद में उनकी कार्य प्रणाली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी ये करार दे दिया। किसने? गर्म दल के नेताओं ने, यानी उग्रवादी नेताओं ने। पर उन्होंने ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और अखिल भारतीय जनमत की नींव रखी। तो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की शुरुआत की और ये 1905 तक चलता है। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन करता है। और कब करता है? 20 जुलाई 1905 की घोषणा करता है। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता, लागू होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों डेट याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उदारवादी नेताओं ने, यानी प्रथम चरण में, जो प्रथम चरण का जो राष्ट्रवाद था, उदारवादी राष्ट्रवाद, उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की इन्होंने क्या करी? नींव रखी। और भारतीय जनमत की नींव रखी इन्होंने ही। इसके बाद आप देखोगे 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जो राष्ट्रवाद है ना, वो सांप्रदायिक रंग लेने लगती। यानी जैसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज का धार्मिककरण करना, उसके बाद विभिन्न धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना, गणेश उत्सव, शिवाजी है ना उत्सव, और काली जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करना अनुशीलन समिति द्वारा। तो उन्होंने
क्या करा, धार्मिक प्रतीकों को इस्तेमाल किया, इसलिए वहां पे उसके बाद सांप्रदायिक रंग लेने लगता है। फिर मार्लिमेंटो सुधार आ जाता है तो वो और सांप्रदायिक रंग दे देता है। तो पहला जो शुरुआत का जो राष्ट्रवाद है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जनमत संग्रह करने की नींव डाली। नेक्स्ट, कांग्रेस का उदय शून्य में नहीं हुआ, पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठन संस्थाओं द्वारा हुआ। यानी कहने की बात यह है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे पहले ऐसे बहुत सारे राजनीतिक संगठन अस्तित्व में थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना को जगाने का, राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया, किसानों की, मजदूरों की बात की, लोगों को एक मंच प्रदान किया अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन, ये 1876 में आई कलकत्ता में। ये कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन आ जाए या इंडियन एसोसिएशन आ जाए, इसका क्या पूछा जाता है, संस्थापक पीटी में आपसे पूछा जाएगा किसने की, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। इनका योगदान क्या था कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक आंदोलन किया कि किसके ऊपर, कि सिविल सेवा की जो आयु थी ये बढ़ा दी गई थी, उसको मतलब कम कर दी गई थी, उसको बढ़ाने की बात की इन्होंने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो उस समय लॉर्ड लिटन थे वो लेकर के आए थे, तो इसका इन्होंने विरोध किया आंदोलन के माध्यम से। कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्था थी, ये भी आपसे पूछा जाता है, प्रीडेसेसर ऐसे कुछ नाम है इंग्लिश में। पूर्ववर्ती संस्था कांग्रेस की क्या थी, यही थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखना। फिर पुनः सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी, इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। और योगदान क्या रहा, सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम किया इसने, पुनः सार्वजनिक सभा ने। किसानों के अधिकारों की वकालत की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डेट भी याद रखना कब, क्योंकि क्रम आपसे पूछा जाएगा पीटी में। फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलांग, त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। फिरोज शाह मेहता को फिरोशियस मेहता भी कहा जाता है क्योंकि काफी निडर होते हैं ये। पश्चिम भारत में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने किया, खासकर फिरोज शाह मेहता ने, जो इसके संस्थापक सदस्य थे। पश्चिमी भारत यानी महाराष्ट्र, बॉम्बे, उस समय जो प्रेसिडेंसी थी वहां पे इन्होंने प्रचार प्रसार काफी ज्यादा किया, राजनीतिक विचारों को प्रसार प्रसार बहुत ज्यादा किया। ठीक है, अब मैं आपको जो फैक्ट दे रहा हूं ना, इसको नोट डाउन कर लेना। यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, वहां पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और इसको अच्छी तरीके से कर लेना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो यहीं से ही क्वेश्चन जिस तरीके से बता रही इसी तरीके से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं कि देखो, कांग्रेस से पहले जो पूर्ववर्ती जो राजनीतिक संस्था थी, कौन कौन सी, शुरुआत कहां से होती है, 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा कलकत्ता में स्थापित होता है, राजा राममोहन राय के अनुयायियों द्वारा। 1838 में देखोगे लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा ये इसकी शुरुआत की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद देखोगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1843 में, जॉर्ज थॉमसन और द्वारका नाथ टैगोर के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसको याद रखना। उसके बाद आप देखोगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना होती कलकत्ता में ही। वो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, क्रम भी आपसे पूछा जाता है, क्रम जरूर याद रखना, नहीं तो एक एक करके याद करोगे कि चलो इतना ये पूछा जा चुका है तो इसको केवल याद कर लो, पीवाईक्यू के सहारे कभी मत बैठना। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसकी अध्यक्षता राधाकांत देव करते हैं, उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक सदस्य रहते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ और दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास से देखो दो संस्था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में होती है, और गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ये इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। और एक मद्रास के नाम से कौन सी है, ये देखो 1884 में होती मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक जो हैं वी राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर और अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था ही आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद 1852 के बाद देखोगे 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित करते हैं दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, पूछा गया है कई बार। 1867 से 70 के बीच में पुनः सार्वजनिक सभा स्थापित होती है। प्रमुख नेता कौन होते हैं, एमजी रानाडे, जीवी जोशी और एसएच चिपलूनकर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। देखो कभी आपसे वो पूछ ले, इनमें से कोई ना कोई चीज जब भी पूछेगा तीन में से ही, या क्रम पूछेगा या उसके अध्यक्ष पूछेगा या संस्थापक पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछेगा, तो जरूर कर लेना इसको। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो करते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस करते हैं। और ये पूर्ववर्ती संस्था रहती है कांग्रेस की। 1884 मद्रास महाजन सभा, और फिर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको तो खास कर याद रखना, क्योंकि कांग्रेस के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि 1885 में कोई ऐसी संस्था भी स्थापित हो चुकी थी। तो बिल्कुल हुई थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी वही हैं जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते कांग्रेस के। ठीक है, तो इसको कर लेना, नोट डाउन कर लेना, जैसे भी करना, लेकिन कर जरूर लेना। नेक्स्ट, अब जो कांग्रेस की स्थापना उसके ऊपर विवाद होता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वजह से की गई थी। तो किसी ने कहा कि सुरक्षा बल के सिद्धांत के तौर पे इसकी स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब ये कि जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड एक ब्रिटिश अधिकारी होता है A.O. ह्यूम, इसने वायसराय लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना की। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि 1857 का विद्रोह जैसा विद्रोह दोबारा ना हो जाए, 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो जाए, तो पुलिस की रिपोर्टों का हवाले देता हूं A.O. ह्यूम ने चिताया किसको? लॉर्ड डफरिन को, कि भारी असंतोष दोबारा हो सकता है, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई। कार्यप्रणाली क्या थी कि भारतीय जो थे ना, इस तरह का 1857 के विद्रोह का दोबारा मतलब अंजाम ना दे, दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरीके की संस्था का निर्माण किया गया। इसकी कार्यप्रणाली क्या थी कि भारतीयों को एक संवैधानिक मंच प्रदान करना, इसे कार्यप्रणाली थी संवैधानिक मंच प्रदान करना जहां वे अपनी भड़ास निकाल सके। ठीक वैसे ही जैसे कुकर का वाल्व अतिरिक्त भाप निकालकर विस्फोट से रोकता है, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे भाई वो अपनी भड़ास कैसे निकाल लेते? याचिकाओं के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, इस तरीके से भड़ास निकाल लेते। और संवैधानिक मंच कौन सा प्रदान कर रखा था? कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय, उन्होंने 1916 में लिखा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपस्थिति। ये कथन भी आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर लेना। मार्क्सवादी इतिहासकार है R.P. दत्त, उन्होंने क्या कहा? इसको षड्यंत्र सिद्धांत कहा कि षड्यंत्र के तहत इसको स्थापित किया गया है, विकसित किया गया। इसका उद्देश्य जन क्रांति को रोकना है। बिल्कुल, तो इसकी स्थापना सुरक्षा बल के सिद्धांत के तौर पर की गई है। ये इसके ऊपर एक विवाद है, आरोप लगाया जाता है। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि डफरिन के दिमाग की उपज है। उसके बाद आप देखोगे स्थापना का यथार्थ क्या है, एक्चुअली में है क्या? वो एक तड़ित चालक का चतुर उपयोग है। तो ये देखो तड़ित चालक क्या होता है? पहले के जमाने में क्या करते थे? तड़ित चालक लगाते थे लोग, एक लोहे की या जो भी है धातु की एक इस तरीके से डंडी ये लगा दिया जाते, सरिया लगा दिया जाता, ताकि जो बरसात के दिनों में जो बिजली कड़कती है ना, वो इससे टकरा करके सीधा धरती में चला जाए, यानी अर्थिंग में चला जाए, और झटका ना लगे, बिल्डिंग को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, नष्ट ना हो बिल्डिंग। तो इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बचाने के लिए ये सिद्धांत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तड़ित चालक का। तो इसके जो प्रणेता कौन होते, किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया तड़ित चालक का सिद्धांत। ये भी आपसे पूछा जाता है, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो। तो भारतीय नेता जानते थे कि यदि वे स्वयं एक अखिल भारतीय संगठित बनाते तो ब्रिटिश सरकार उसे राजद्रोह का अड्डा मानकर कुचल देती। ये तो पहले ही जानते थे भारतीय। ह्यूम की भूमिका क्या थी? उन्होंने जानबूझकर A.O. ह्यूम का उपयोग एक तड़ित चालक के रूप में किया। जैसे तड़ित चालक इमारत को बिजली से बचाता है, वैसे A.O. ह्यूम जो उपस्थिति ने कांग्रेस की सरकारी दमन से बचाया। तो तड़ित चालक के रूप में A.O. ह्यूम को यहां पे गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो सरकारी दमन से बची रही। ये याद कर लेना। गोपाल कृष्ण गोखले का एक और कथन क्या है? यदि कांग्रेस का संस्थापक कोई महान अंग्रेज और विशिष्ट पूर्व अधिकारी नहीं होता तो अधिकारियों ने आंदोलन को दबाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लिया होता। उदारवादी चरण के वास्तुकार, व्यक्तित्व और योगदान, दादा भाई नौरोजी, ये सभी उदारवादी नेता हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, पूछा गया है यूपीएससी में, दोबारा भी पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करता कुछ क्वेश्चन को छोड़ के।
यानी 4-5 क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट करेगा, उससे उसके अलावा और ज़्यादा नहीं करेगा वो। लेकिन 4-5 क्वेश्चन के लिए क्या आप पीवाईक्यू पे निर्भर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि उदारवादी नेताओं की उन्होंने लिस्ट पूछा कि बताओ कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता है, ऐसे पूछ लिया गया तो सबके लिए नया प्रश्न लगे। लेकिन अब तो पुराना हो चुका है, अब दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है ना। कि जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिया, 3 उदारवादी नेता और 1 गर्म दल का नेता दे दिया, ऐसे पूछा जा सकता है। और उनकी उदारवादी नेताओं, इनमें से किस उदारवादी नेताओं ने इनमें से किस उदारवादी नेताओं की क्या प्रमुख रचना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उनकी रचनाएं भी याद रखना जो योगदान दिए उन्होंने। तो दादा भाई नौरोज ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। धन के निष्कासन का प्रतिपादन किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे ये वर्ड है, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या है धन का निष्कासन का सिद्धांत, किसने दिया, क्या है ये, और कैसे आर्थिक राष्ट्रवाद को इसको बढ़ावा मिला इससे। तो 1892 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। इनकी उपलब्धि क्या रही दादा भाई नौरोजी की? ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं 1852 में। लेकिन इससे पहले WC बैनर्जी भी चुनाव लड़ते हैं, WC बैनर्जी, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं, वो नहीं जीत पाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य नहीं बन पाते हैं। तो ये चुनाव लड़ते हैं 1892 में, तो ये जीत जाते हैं और चुने जाते हैं। पहले एशियाई होते, पहले एशियाई। और स्पष्ट यहाँ पे जानकारी रखना, नहीं तो पहले एशियाई की जगह हो सकता है पहले भारतीय कर दे या दूसरा एशियाई कर दे। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है यूपीएससी। विशेष 1906 में पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है बंगाल विभाजन के बाद, और वहाँ पे और भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। शिक्षा को लेकर के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और उद्योग को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। और मैंने बंगाल विभाजन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है और अच्छे तरीके से बता रखा है, को एग्जाम ओरिएंटेड, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट का होगा, तो उसको जा करके देख लेना प्लेलिस्ट में। फिरोज शाह मेहता, इसको फेरोशियस मेहता भी कहा जाता है, काफ़ी निडर होते हैं ये, एक कुशल संगठनकर्ता और संवैधानिक योद्धा होते हैं। उपलब्धि क्या रही? इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की, बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की स्थापना की, और उसके द्वारा, उसके जरिए इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार किया, राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया। और उसके अलावा इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में भी योगदान दिया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये भी कई बार सवाल पूछा गया। तर्क, संयम और नैतिकता के प्रतीक हैं, तर्क, संयम और नैतिकता के प्रतीक माने जाते। उपलब्धि क्या रही? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय मिशनरी तैयार करना इसका उद्देश्य था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। और एक कुष्ठ रोगों की फ्री में इलाज भी करते थे, देखभाल भी करते थे, यानी राष्ट्र के लिए स्वयं सेवकों की तलाश करना इसका उद्देश्य था। विचारधारा और कार्यप्रणाली क्या थी? प्रथम चरण का जो उदारवाद था या राष्ट्रवाद था, तो उनका जो कार्यप्रणाली थी, विचारधारा थी, किस पे टिकी हुई थी? 3P पे टिकी हुई थी। 3P का अर्थ होता है प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट, यानी प्रार्थना, याचिका और विरोध। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन एक दैवीय संयोग है, यानी वो जो आए हैं तो हमारे लिए दैवीय संयोग से कम नहीं है, वो देवता की तरह उसको मानते थे, न्यायप्रिय मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया? आधुनिक शिक्षा दिया, रेलवे दिया, कानून का शासन दिया, तो इसलिए उसको न्यायप्रिय मानते थे। और वो चाहते थे कि जब स्वराज की जो हमें प्राप्ति हो तो इनके अधीन रहते हुए, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हम स्वराज की प्राप्ति करें और संवैधानिक तरीकों से करें। वे मानते थे कि अंग्रेज मूलतः न्यायप्रिय हैं, मूलतः न्यायप्रिय। शोषण ये स्थानीय नौकरशाही द्वारा किया जाए, शोषण जो स्थानीय नौकरशाही द्वारा किया जा रहा है, ये ब्रिटिशरों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश संसद की जानकारी के बिना, यानी नौकरशाही द्वारा किया जा रहा है। अभी भी तो देखो नौकरशाही जो है वो शोषण करती है, उस समय भी कर रही थी, लेकिन केवल नौकरशाही कर रही थी ये सच नहीं है। लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि औपनिवेशिक स्वशासन जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। तो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाह रहे थे। जो प्रथम चरण के जो हमारा राष्ट्रवाद है, प्रथम चरण का जो राष्ट्रवाद है, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ था। यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सेल्फ रूल चाहते थे, स्वराज चाहते थे, सब शासन चाहते थे, पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। पूर्ण स्वराज कौन चाहते थे? जो गर्म दल के नेता 1905 के बाद जो एक नई राजनीतिक चेतना का
उजागर होता, उत्पन्न होता, उस वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। और फिर यही कांग्रेस आगे चल के लाहौर अधिवेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन करते हैं, तो उस समय पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य घोषित करती है। उससे पहले नेहरू रिपोर्ट आ चुकी होती है, जिसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा जाता है, 19 अधिकारों को उसमें मांगा जाता है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है। तो फिर कांग्रेस अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज की घोषणा करती है। लेकिन उससे पहले जो पूर्ण स्वराज का आधार है वो क्रांतिकारियों ने, उग्रवादी नेताओं ने या फिर गर्म दल के नेताओं ने रख दी थी। ठीक है, तो कोई नया लक्ष्य नहीं था उनका लाहौर अधिवेशन में, बल्कि इनका आधार क्या था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों से चलता हुआ रहा था और पहले से देखते आ रहे थे। इसी वजह से इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और जो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। तो इस चीज को याद रखना। पिटीशन का मतलब सरकार से विनम्र अपील करना, प्रेयर का मतलब ये है तर्क, आंकड़ों और कानूनी नजीरों से ज्ञापन सौंपना। ये पिटीशन करते थे, आंकड़े देते थे, कानूनी दांव पेंच उसमें रखते थे, तर्क देते थे कि हमारी बात ये माना जाए, हमें अधिकार दिया जाए, स्वशासन में भागीदारी दी जाए। और नहीं मानते थे तो प्रोटेस्ट करते थे। जैसे कि बंगाल का विभाजन जब करने लगे तो खूब कांग्रेस ने याचिकाएं दी, ठीक है, वार्ताएं की, लेकिन फिर भी कर्जन ने इनकी एक नहीं सुनी और विभाजन कर ही डाला। पार्लियामेंट्री सुधार आया, सेपरेट इलेक्ट्रोल इन्होंने दे दिया पहली बार मुस्लिमों को, सांप्रदायिक रंग को बढ़ावा मिला। क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए। तभी तो गर्म दल के नेता जो है वो नाराज हो गए कि नहीं, इनको भिक्षावृत्ति के, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि जब सीधे हाथ से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो गर्म दल के नेताओं ने, यानी क्रांतिकारियों ने यही किया, चाहे हिंसा के सहारे क्यों ना लेना पड़े या हिंसा के सहारे क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजों को यहाँ से जैसे भी हो मार कर, काट कर, जैसे भी हो भगाना है। वो उनकी साधन थे, साधन के तरीके थे, कार्यप्रणाली थे। उदारवादियों का ब्रह्मास्त्र आर्थिक राष्ट्रवाद। उदारवादियों का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान उनका आर्थिक राष्ट्रवाद था, क्योंकि उससे पहले तो ये न्यायप्रिय मान रहे थे। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, तब इनका असली चेहरा सामने आया लोगों के, जनता के। परोपकारी मुखौटा उखाड़ फेंका। ये जो परोपकारी जो मुखौटा है ना अंग्रेजों का, उखाड़ फेंका। आर्थिक राष्ट्रवाद जब लेकर के आए, जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी, परोपकारी मुखौटा उतार फेंका। और पहली बार वैज्ञानिक और तथ्यात्मक रूप से, यानी इन्हीं के सरकारी आंकड़ों का सहारा लेकर के भारत की गरीबी और पिछड़ेपन का मुख्य कारण औपनिवेशिक शोषण है, ये बताया। ना कि भारतीयों की कोई अंतर्निहित कमी है, भारतीयों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इनकी औपनिवेशिक जो नीतियां हैं, जो जिसकी वजह से शोषण कर रहे हैं, जो दमनकारी नीतियां, उसकी वजह से भारत में गरीबी बढ़ी और पिछड़ेपन के हम शिकार हो गए। यह वह वैचारिक हथियार था जिसने राष्ट्रवाद को केवल शिक्षित मध्यम वर्ग से निकालकर किसानों और मजदूरों की समस्याओं से जोड़ा। तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद वो था कि मध्यम वर्ग से निकाल करके किसानों और मजदूरों तक जोड़ दिया। प्रमुख सिद्धांत यहाँ से क्या निकल करके आता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको दादा भाई नौरोजी ने दिया। और यहां से फिर एक नई चेतना, नई राजनीतिक चेतना का जन्म होता है, जिसको आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। धन के निष्कासन का सिद्धांत। भारत को गरीब कैसे बनाया जा रहा था, यह बताया धन के निष्कासन के सिद्धांत ने। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी, उसी में बताया धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या था ड्रेन का अर्थ? ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था? ड्रेन का अर्थ क्या था कि भारत से संपत्ति और संसाधनों का निरंतर प्रवाह हो रहा है लंदन की तरफ, यानी हमारे यहां से जो खजाना है वो निरंतर लगातार लंदन में जा रहा है, लंदन में जा रहा है। और हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे जो अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, और जो भी पारंपरिक उद्योग धंधे हैं वो चौपट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, यानी विउद्योगीकरण हो रहा है। फिर होम चार्जेस। अब देखो धन का निष्कासन का सिद्धांत क्या बताया। होम चार्जेस कैसे बताया कि होम चार्जेस जो है, यानी लंदन में जो भारत सचिव है और उनके कार्यालय का खर्चा भारत से ही दिए जा रहे हैं, यानी होम चार्जेस जो है वो भारत पे भारित है। वेतन और पेंशन। ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन जो इंग्लैंड में भेजे जाते थे वो भी भारत से दिए जा रहे। वेतन और पेंशन भारत से दिए जा रहे। ब्रिटिश के नागरिक और सैन्य अधिकारियों को वेतन और पेंशन भाई क्यों दे रहे हो तुम अपने यहां से दो ना, इतने परोपकारी बन रहे हो तो। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, जो इन्होंने सार्वजनिक ऋण ले रखा था, जो इन्होंने उधार ले रखे थे, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी जो नीतियां थी, युद्ध जो वगैरह कर रहे थे, अफगान या बर्मा युद्ध, तो उनके लिए जो इन्होंने ऋण ले रखे थे उसका ब्याज भी ये भारत से ही दे रहे थे। और पूंजीपतियों को जो मुनाफा जो था ये भी भारत से ही दे रहे थे। बताओ, पूंजीपतियों को जो मुनाफा था, जो ये इन्वेस्ट कर रहे थे रेलवे में, बागान में,
यहाँ भारत में जो ये ब्रिटिश जो भी इन्वेस्टर थे यहाँ पे निवेश कर रहे थे, तो उनको मुनाफा भी पूंजीपतियों को भारत के खजाने से दिया जा रहा था। तो ये सरकारी आंकड़ों का वैज्ञानिक और तथ्यात्मक रूप से दादा भाई नौरोजी ने विश्लेषण करके, काफी पढ़े लिखे थे, विश्लेषण करके भारतीय जनता को आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर उन्होंने क्या किया, जागरूक किया। नेक्स्ट, आंकड़ों का खेल, निष्कासन का परिमाण। उदारवादी ने अपने तर्कों को सरकारी आंकड़ों से पुष्ट किया। वो ऐसे वैसे आंकड़े नहीं दिए, सरकारी आंकड़ों से पुष्ट किया उदारवादी ने। तो ये इनको उपलब्धि रही, जिससे उनकी आलोचना को खारिज करना मुश्किल हो गया। कैसे करें अंग्रेज खारिज? वार्षिक निष्कासन कितना हो रहा था? 12 मिलियन प्रति वर्ष हो रहा था। नहीं, ये 101 करोड़ 20 लाख प्रति वर्ष इतना हो रहा था। नूरजी का अनुमान था। अकाल और निर्यात, आरसी दत्त का तर्क था कि अकाल के समय भी भारत से खाद्यान्न का स्थानांतर होता रहा, निर्यात होता रहा, खाद्यान्न का निर्यात जारी रहा अकाल के समय भी। और ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली ने किसानों की क्रय शक्ति समाप्त कर दी। क्रय शक्ति समाप्त कर दी कैसे? क्योंकि लगान में छूट नहीं दे, चाहे अकाल आ जाए या बरसात ना हो या कर्जे में डूब जाए किसान, तो इन्होंने कोई भी लगान में छूट नहीं दी, कोई भी रियायत नहीं दी। और उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध, इस समय महंगाई तो चरम छू रही थी, उसकी वजह से और क्रय शक्ति कम होगी। और लगान में कोई कटौती नहीं की इन्होंने, कोई छूट नहीं दी, तो इनकी क्रय शक्ति और ज्यादा कम होगी। कर का बोझ देखो, भारत पे राजस्व का बोझ था 14.3% और इंग्लैंड पे कितना था? आधे से भी थोड़ा कम, 6.93%। यानी भारत पे लगभग 55 से 60% और उस पे इंग्लैंड पे 45 से 50%। विउद्योगीकरण हो रहा था। भारतीय जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे हथकरघा उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सब क्या हो रहे थे? बुनकर उद्योग, ये सब नष्ट हो रहे थे। इन्होंने नष्ट कर दिया। कैसे? जो मैनचेस्टर में जो उद्योगीकरण, ये जो वहां तो हो चुकी थी पहले ही, तो सारे जो मास प्रोडक्शन जो हो रहा था मशीनों के द्वारा तो हो रहा था और सस्ते भी थे, क्वालिटी बेहतर थी। तो जो यहाँ पे आइलैंड से आयात किया जा रहा था उनको मतलब शून्य शुल्क लगाया जा रहा था उन पे, मतलब कोई भी शुल्क नहीं देना, भारत में उनकी एंट्री कर दी जा रही, प्रवेश दिया था, शुल्क मुक्त प्रवेश उनको दे दिया गया था। भारत जो भी निर्यात कर रहा था, भारत के जो भी उद्योग धंधे थे, यहाँ से जो भी निर्यात किया जा रहा था उसमें भारी शुल्क लिया जा रहा था। ब्रिटेन में जो भेजे जा रहे थे भारी शुल्क लिया जा रहा था। तो इस वजह से भारतीय जो उत्पाद थे वो बिकते नहीं थे और इस वजह से वो मतलब कंगाली के कगार पे आ गए, उनके उद्योग धंधे नष्ट होने लग गए। तो इन्होंने विउद्योगीकरण को बढ़ावा दिया। वार्षिक निष्कासन और कर का बोझ हम पे ज्यादा रखा। अकाल और निर्यात यानी खाद्यान्न का भी इन्होंने निर्यात जारी रखा। अकाल के समय भी भारतीयों की देखभाल नहीं की, भारतीयों को सुरक्षा नहीं दी, इन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा नहीं दी, इस तरीके से इन्होंने किया। नेक्स्ट, संवैधानिक सुधार। जब उदारवादियों की सफलता क्या रही, परिणाम क्या रहा? इन्होंने ट्रिपल पे जो भी कार्य प्रणाली रही इनकी, लेकिन इनकी कुछ उपलब्धियां रही, जिसमें से एक है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये परिषद अधिनियम क्या था? ये विधान परिषदों में विस्तार और सुधार की निरंतर मांग कर रहे थे और ये पहला ठोस परिणाम इनको देखने को मिला जब 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परोक्ष चुनाव का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया, यानी प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत नहीं दिया गया। ये स्पष्ट रखना यहाँ पे अपनी बात, यहाँ पे बिल्कुल हम स्पष्ट जानकारी रखना कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली को यहाँ पे अपनाया गया, यानी नामांकन की प्रक्रिया में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों को प्रतिनिधि अनुशंसित करने का अधिकार यहाँ पे मिला। ये भारतीयों में प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। तो प्रतिनिधित्व की शुरुआत हमें 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम मिलते हैं, यानी मिलता लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है। और कोई भी चुनाव मतलब चुनाव तरीके से नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होगा, बल्कि नामांकन तरीके से आप कर सकते हो, नामांकन कर सकते हो, चुन सकते हो प्रतिनिधियों को। और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ना कि सरकारी सदस्यों की। कार्यों का विस्तार। सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन 6 दिन पूर्व सूचना पर।
कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन 6 दिन पूर्व सूचना पर। और जब कार्यपालिका जवाब देती थी वो जवाबदेही नहीं थी, यानी उत्तरदायी नहीं थी कि हमने ये कार्य किया तो क्यों किया, यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे हम। मतदान का अधिकार नहीं था बजट पर, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे हम। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे कि अभी भारतीय संसद में क्या होता है कि सवाल पूछा जाता है सत्ताधारी पार्टी से, तो जब वो जवाब देते हैं तो उत्तरदायी होते हैं उसके लिए, जो भी जवाब दे रहे हैं, और उसके बदले में काउंटर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसी को ही पूरक प्रश्न कहा जाता है। सवाल पे सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सवाल के जवाब पे सवाल, जिसे सरकार को जवाबदेह ठहराना मुश्किल था। तो उस समय जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो उत्तरदायी सरकार नहीं थी। उत्तरदायी सरकार कब बनी? 1919 का भारत शासन अधिनियम। सरकारी बहुमत अभी भी बना रहा, यानी सरकारी बहुमत अभी बना रहा, गैर सदस्यों का बहुमत नहीं बना रहा। प्रमुख प्रशासनिक मांगे क्या थी उदारवादियों की? सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए, यानी जो केवल इंग्लैंड में आयोजित की जा रही परीक्षा, उसको एक ही समय पर इंग्लैंड और भारत दोनों में आयोजित की जाए और आयु सीमा बढ़ाई जाए, ये इन्होंने मांग की। न्यायपालिका का पृथककरण, न्यायपालिका का पृथककरण किया जाए, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए। और भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है? आर्टिकल 50, वो भी याद रखना, पूछा जाता है। सैन्य खर्चे में कटौती की जाए, कितना किया जाए? भारत के राजस्व के बड़ा हिस्सा 50% सेना पर खर्च होता था, इसमें कटौती करने की मांग की, जिसका उपयोग साम्राज्य के विस्तार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, दरारें दिखने लगी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की तीखी आलोचना। 1905 तक आते आते देश में एक नया वर्ग यानी गर्म दल उभर रहा था, जो उदारवादी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होने लगा था। उसमें गर्म दल के नेता में कौन को थे? लाल बाल पाल के आप नाम तो जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, और पाल यानी विपिन चंद्र पॉल, और लाल यानी लाला लाजपत राय। ये लोग गर्म दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति करार दे दिया कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली। तुम तो भिक्षावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें स्वराज कहां मिल रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा तो दिया, लेकिन इनकी वजह से जो एक आधार बना आगे जाकर के सभी नवज्ञ आंदोलन के लिए और अन्य आंदोलन के लिए, अन्य घटनाओं के लिए, तो इन्होंने नींव रखी क्रम दल के नेताओं ने। इन्होंने स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूंगा, ये इन्होंने कहा। कब? जब ये होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। होम रूल लीग आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं कभी वीडियो प्रॉपर लेकर के आऊंगा, तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरविंद घोष, इसने क्या कहा? 1893-94 इंदु प्रकाश, ये भी आपसे पूछा जाता है, इंदु प्रकाश किसने लिखा? इसमें लिखा इन्होंने नील लैम्प्स फॉर ओल्ड, एक लेख लिखा। उसमें इन्होंने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मर रही है और जनता से पूरी तरह से कटी हुई है। क्षय रोग का मरीज क्या होता है? अंदर से खोखला होता जाता है, अंदर से खोखला होता जाता है, मर रहा होता है। तो अरविंदो घोष ने यही कहा कि ये तो जनता से पूरी तरह से कटी हुई है। कहाँ जनता का समर्थन ले रही है? किसानों का, मजदूरों का या आम जनता का? नहीं ले रही है। ये शिक्षित वर्ग है, मध्यम वर्ग तक सीमित है, तो इसलिए उन्होंने कहा क्षय रोग से मर रही है और जनता से पूरी तरह से कटी हुई है। कथन इनका था कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। बुलबुला क्या होता है? अंदर से खाली। और बुलबुला का मतलब क्या होता है? वो कभी फूट सकता है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। फूटेगा तो अंदर मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के इन्होंने कथन दिया। विफलता के 2 मुख्य कारण क्या थे कि इनकी जो कार्यप्रणाली रही उदारवादियों की, तो विफलता के कारण क्या है? तो एक तो इनका जन आधार का अभाव रहा, बहुत बड़ा जन आधार ये क्रिएट नहीं कर पाए, मतलब अपने आंदोलन में शामिल नहीं कर पाए, और बंगाल विभाजन को नहीं रोक पाए। याचिका पे याचिका देते रहे और सभा पे सभा करते रहे, लेकिन फिर भी करजन ने बंगाल का विभाजन कर ही दिया। तो जन आधार का अभाव कैसे रहा? आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित रहे, जैसे वकील, डॉक्टर, पत्रकार, यही शामिल थे उसमें। मानसिकता क्या थी कि उदारवादी नेताओं को लगता था कि भारतीय जनता अज्ञानी है और रूढ़िवादी है, अज्ञानी है और रूढ़िवादी है। उन्हें डर था कि जनता आंदोलन में अगर शामिल करते हैं तो अराजकता न फैल दे, क्योंकि इनका साधन क्या था? संवैधानिक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति करना। और स्वराज शब्द को सबसे पहले कब गढ़ा गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उसमें अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, शिक्षा नीति, उद्योग नीति और अन्य। बंगाल विभाजन को नहीं रोक पाए ये उदारवादी नेता, यानी लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधारों का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया। परिणाम क्या? उदारवादियों ने हजारों याचिकाएं भेजी, सैकड़ों सभाएं की, लेकिन कर्जन ने एक नहीं सुनी। तो इसलिए गर्म दल के नेताओं ने क्या किया कि आप भिक्षावृत्ति है, ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, इससे काम नहीं चलेगा। और आगे जाके सूरत अधिवेशन 1907 में, जिससे कांग्रेस जो होता है 2 धड़ों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल।
हालांकि एक आधार और होता है कि गरम दल चाहते थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादी चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए, तो उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि एक निरंकुश सरकार के सामने केवल प्रार्थना काम नहीं करती। इसने सीधे तौर पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तब जाकर के एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया गया या जन्म हुआ। और वो राजनीतिक चेतना क्या थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। यानी लोगों ने क्या करा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को शुरू किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को शुरू किया। और जिनका नेतृत्व गरम दल के नेता कर रहे थे, वो क्रांतिकारी कुछ गुट कर रहे थे। उदारवादियों की विरासत, इमारत का वह नींव का पत्थर। उदारवादियों का मूल्यांकन उनकी तात्कालिक सफलताओं से नहीं बल्कि उनके दूरगामी योगदान से होना चाहिए। तो तात्कालिक उन्होंने जो सफलता हासिल की तो वो तो की, जैसे कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है और 1919 का भारतीय शासन अधिनियम है। तो उन्होंने सफलता तो हासिल की थी, केवल उसी के आधार पर इसको आंकना नहीं चाहिए बल्कि दूरगामी योगदान में होना चाहिए। वे एक नींव के पत्थर की तरह थे जो दिखाई नहीं देता पर पूरी इमारत का भार उठाता है। यानी इन्होंने बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की, भारतीय आंदोलन की बुनियाद खड़ी करने की कोशिश उदारवादियों ने ही की। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को लेकर के ये चले और संवैधानिक तरीकों से, याचिकाओं से, प्रार्थनाओं से और विरोध से इन्होंने स्वराज प्राप्त करने की कोशिश की और कई मामलों में सफलता भी हासिल की। लेकिन जिस तरह की हमें सफलता चाहिए थी उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि बंगाल का विभाजन को रोकने में भी ये विफल ही रहे। ड्रेन ऑफ थ्योरी दी, ये सफलता थी इनकी ड्रेन ऑफ थ्योरी, जिससे एक आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नैतिक वैधता जो ब्रिटिश शासन की थी उसको समाप्त कर दिया। जो उन्होंने परोपकारी का जो मुखौटा रखा था वो उखाड़ फेंका इसे ड्रेन ऑफ थ्योरी के माध्यम से। यह एक ऐसा हथियार था जिसका उपयोग बाद में गांधी जी ने भी किया, ड्रेन ऑफ थ्योरी का। आर्थिक आंखें खोली इन्होंने, लोकतंत्र को प्रशिक्षण दिया, लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया, संगठन की उत्तरजीविता बना करके रखी। उन्होंने भारतीयों को संसदीय लोकतंत्र, कानून और नागरिक अधिकारों के शब्दावली प्रशिक्षण दिया। जैसे नागरिक अधिकार तुम देखोगे आगे जा करके नेहरू रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, और संसदीय लोकतंत्र की भी इन्होंने प्रशिक्षण दिया। यानी जो भी किया उन्होंने संवैधानिक तरीकों से किया, कानून के दायरे में रह करके किया। तड़ित चालक के रूप में कार्य करके उन्होंने कांग्रेस को प्रारंभिक वालों वर्षों में उनको जीवित रखा। यानी तड़ित चालक का सिद्धांत दे करके उन्होंने कांग्रेस को जीवित रखा और अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, जैसे भी हो लेकिन किया, एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया कांग्रेस को। गोपाल कृष्ण गोखले का दूरदर्शी कथन किया था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उस चरण में हैं जहां हमारा काम केवल ईंटें रखना और नींव भरना है, ना कि क्या गया जिस पर बाद में भव्य भवन खड़ा होगा। ठीक है, ना कि हमें हिंसात्मक का सहारा लेना है। ठीक है, यानी नींव भरना है जिस पर बाद में भव्य भवन खड़ा करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया, यहां से पीटी में और मेंस में आपके कई क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे आपको कई पॉइंट्स मिल जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, खास कर देखो जो मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि उदारवादियों का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, ये याद रखना। उनकी संवैधानिक दायरे में रह करके जो उनकी कार्य प्रणाली थी PPP, वो याद रखना। ठीक है, और इनकी उपलब्धियां क्या रही, जैसे कि भारत 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद आप देखोगे ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उदारवादी यहीं तक खत्म नहीं हुआ, आगे तक चलते रहे। तो प्रथम चरण में तो इन्होंने जो किया वही आपको लिखना है, वो तो बाद के 1905 के बाद वाला बता रहा हूँ, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उससे पहले जो इन्होंने 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये इसकी उपलब्धि थी। विफलता क्या रही कि बंगाली विभाजन को नहीं रोक पाई। तो ये कुछ मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया। तड़क चालक का सिद्धांत, इन्होंने कांग्रेस की उत्तरजीविता को बना के रखा, लोगों को लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया, संसद कानून में रह करके कैसे बातें मनवाई जाए तो उसका प्रशिक्षण दिया, नागरिक अधिकारों की बात की। तो इस तरीके का इन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की, ये आप आसानी से रख सकते हो। और कथन जिसने दिया उसको याद रखना, और जो भी उदारवादी नेता उसको खास कर याद रखना। ठीक है, चलिए आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट में बताएं, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताना। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।